अगर आपको अपने धंधे को ग्रो करना है तो आज मैं आपके लिए ऐसी 15 स्ट्रैटेजीज लेकर आया हूँ जो बहुत बड़े मल्टी मिलियनर्स यूज करते हैं धंधे को हमेशा स्केल अप करने के लिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे को क्वेश्चन लिख रहे थे कि सर हमें धंधे को ग्रो करना है, हमें वो स्ट्रैटेजीज चाहिए जिनकी मदद से हम 100 करोड़ 200 करोड़ का एम्पायर बना सके। हमें समझ नहीं आ रहा कि स्केल अप कैसे करना है, तो मैं आपके लिए इंडियन स्टार्टअप के एग्जांपल्स केस स्टडीज लेकर आया हूँ कि कैसे वो 100 करोड़ तक पहुंचे, 200 करोड़ तक पहुंचे, 10-10 हजार करोड़ की कंपनियां बनाई। कौन सी स्ट्रैटेजीज को इंडियन कंपनी के ओनर यूज करते हैं। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी, मार्केट को पेनिट्रेट करना। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको धंधे को बड़ा करना है ना, आपको समझना पड़ेगा एग्जिस्टिंग मार्केट में नया मार्केट क्रिएट कैसे करना है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है डीमार्ट। डीमार्ट नया क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। डीमार्ट ने क्या करा? डीमार्ट ने देखा यार मेरे कस्टमर्स को बल्क में डिस्काउंट चाहिए, जो सेलर्स है, जो फैक्ट्री में लोग बैठे हैं, उनको सेल्स चाहिए, तो मैं उनसे बल्क में खरीदता हूँ और कस्टमर्स को सेल करता हूँ। उसके चक्कर में क्या हुआ? अब देखो, डीमार्ट सेल अच्छी करता है तो उसके पास परचेजिंग पावर बढ़िया है, तो वो डिस्काउंट ले आता है, क्योंकि वो मैगी के 10,000 पीस नहीं खरीदता, वो सीधा 1 लाख पीस खरीदता है। डव के साबुन खरीदेगा तो 50,000 पैकेट एक साथ ले आएगा। तो जब इतना बड़ा परचेज ऑर्डर जाता है तो बल्क में डिस्काउंट आता है, फिर वही डिस्काउंट वो कस्टमर को पास ऑन कर जाता है। कस्टमर फटाफट उनसे बाय कर लेते हैं, उन्हीं पैसों को वापस यूज करके मैन्युफैक्चरर से सामान लेकर आ जाते हैं। और जब पैसा जल्दी आ रहा है तो पैसा जल्दी चुका भी देते हैं, क्रेडिट पीरियड पे नहीं चलते। इसके चक्कर में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरर उनको डिस्काउंट देते हैं और डी मार्ट एक स्केलेबल मॉडल बन गया। अब देखो आपको क्या करना है, इंडिया में हो ना, आप जो काम कर रहे हो, देखो दुनिया में नंबर 1 कौन है, दुनिया में कंट्री कौन सी अच्छी है अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, वहां जाओ, वहां के मार्केट को स्टडी करो। डी मार्ट के फाउंडर ने भी ये करा, वो अमेरिका गए, वॉलमार्ट में जॉब करी, वॉलमार्ट के मॉडल को समझा, कॉपी करा, 2 साल बाद इंडिया आए और डी मार्ट को लॉन्च कर दिया और आज मार्केट कैप इस कंपनी का 3 लाख करोड़ का है। दूसरी स्ट्रेटेजी, मैनेज कस्टमर एफिशिएंटली। अब देखो, कस्टमर का सपोर्ट सर्विस सिस्टम बहुत तगड़ा बना दो। अगर आप एक सर्विस इंडस्ट्री में हो, वेबसाइट डिजाइनिंग का काम है आपका, कोई भी एक सर्विस का इंडस्ट्री का काम है, ट्रैवलिंग का काम है, आप देखो मैं कस्टमर सर्विस को एक्सीलेंट करके सकता हूँ। डोमिनोज 30 मिनट पिज्जा डिलीवरी को क्रैक किया, दुनिया भर में इस मॉडल को कॉपी किया और हिट बन गया। लेंस कार्ड ने क्या करा? फ्री में लेंस चेंज करने का ऑफर निकाल दिया। अभी इन्होंने ऑफर निकाला है कि 199 रुपीज में आपका लेंस चेंज करेंगे, बस इंस्टॉलेशन चार्जेस आपसे लेंगे, बाकी सारे चार्जेस आपके लिए फ्री। वहां से इन्होंने कस्टमर को रिटेन करा, ग्रैब करा। अगर आपको धंधा बड़ा करना है तो कस्टमर सर्विस पे एक आदमी बिठाना पड़ेगा। हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि आप 5 स्टार रिव्यू ले कैसे सकते हो। अगर गूगल पे आपके 5 स्टार रिव्यू आ रहे हैं, अमेजॉन पे आपके 5 स्टार रिव्यू आ रहे हैं, और एक बंदे को बिठा दो कि भैया जब जब 5 स्टार रिव्यू आएगा मैं तुमको 100 रुपए 500 रुपए डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट और सर्विस, उसके हिसाब से एक वो दूंगा रिवॉर्ड, और सेम डे रिवॉर्ड दो। आपके लोग भागेंगे कस्टमर के पीछे कि कस्टमर से 5 स्टार रिव्यू मिले। अब देखो, आदमी छोड़ के जा सकता है बट रिव्यू गूगल पे, गूगल वो वहीं का वहीं रहेगा। तो गूगल पे रिव्यू पड़ा हुआ है, जब जब नए कस्टमर सर्च करेंगे गूगल आपको आगे कर देगा, अमेजॉन आपको आगे कर देगा, फ्लिपकार्ट आपको आगे कर देगा। तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वहां पे देखा 5 स्टार रिव्यू लेके आ कैसे सकते हो। अपने टीम को 100-500 रुपए का इंसेंटिव दो, टीम भी भागेगी, आपकी कंपनी भी अच्छी ग्रोथ करेगी। तीसरी स्ट्रैटेजी, रीच कस्टमर्स इन मोर देन वन वे। आप देखो कि अगर एक ही चैनल पर आप फोकस करोगे ना, ऑफलाइन, ऑनलाइन, ईमेल, सोशल मीडिया, तो आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब अगर आप एक चैनल पे हो, बाकी चैनल छोड़ रहे हो, तो आप कस्टमर का फोकस को छोड़ रहे हो। देखो नायका ने कैसे ग्रो करा, पहले ऑनलाइन गया, ई कॉमर्स को मास्टर करा, फिर फ्रेंचाइजी मॉडल में आ गया, फिर ऑफलाइन स्टोर में आ गया। इवन मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, रितेश अग्रवाल जो ओयो के फाउंडर है, अनुपम मित्तल जो शादी.com के मालिक है, इन सबका फोकस बहुत अच्छा था। इन्होंने फोकस करा कि हमें ऑनलाइन में कैसे फोकस करना है, फिर ऑफलाइन फोकस करा, मार्केट को पेनिट्रेट करा और एक बड़ा धंधा बना लिया। जितने भी बड़े बिजनेस ओनर्स होते हैं वो फोकस बहुत अच्छा लगते हैं। अगर आपको एक कार लेना है, घर लेना है, उसके बारे में सोचो, उसकी फोटो लगाओ, उसको फील करो, उसके कोटेशन मंगवा लो, ताकि आपको आइडिया लगे कितना पैसा आपको चाहिए उस कार को लेने के लिए, उस घर को लेने के लिए, उस फोन को लेने के लिए। एक्सपीरियंस करना जरूरी है। और देखो, अगर आप कस्टमर्स को हर जगह से टैप नहीं करोगे ना, ऑनलाइन, ऑफलाइन, जहाँ आपका कस्टमर है, अगर एक ब्यूटी का कस्टमर है, मतलब लिपस्टिक का कस्टमर है, जो लेडी होती है, वो इंस्टा ज़्यादा चलाती है, वो फेसबुक चलाती है, वो यूट्यूब चलाती है, तो वहाँ टैप उसको करना जरूरी है। लग्जरी लिपस्टिक बेच रहे हो, लग्जरी मार्केट के अंदर हो, तो अच्छे अच्छे मॉल में आपके आउटलेट होना जरूरी है। एयरपोर्ट पे आपके आउटलेट होना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता वहाँ से सेल्स आएंगी, वहाँ से ब्रांड का प्रेजेंस बिल्ड होता है। आज कोई एयरपोर्ट से जा रहा है, उसका दिमाग में जाएगा कि नायका का ब्रांड का आउटलेट यहाँ पे भी है, मतलब इनका जो माल है वो प्रीमियम है। तो देखो, ये सब आपको चीजें करनी पड़ेंगी। फ्रेंचाइजी में एक बंदा अलग बिठा दिया कि तेरा काम है 5 साल में 100 आउटलेट ओपन करना। एक ई कॉमर्स में बिठा दिया कि मुझे 1 लाख का ट्रैफिक चाहिए। ऐसे आपने KPI KRS बांट दिया अपने पूरे टीम के। चौथी स्ट्रेटेजी वो है हायरिंग एंड मैनेजिंग एम्प्लॉइज। देखो, बड़ा धंधा बनाना कभी अकेले नहीं बना सकते। यू नीड अ स्ट्रॉन्ग मैन पावर। विदाउट अ मैन पावर यू कांट क्रिएट बिग बिजनेस। जो हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया,
ये लोग अभी भी अपने एचआर पे हर साल, मतलब रिलायंस इवन 100 करोड़ रुपीस एक्सपेंस करता है अपने एचआर के ऊपर। वो उनका इन्वेस्टमेंट है जो एचआर को देते हैं कि भाई तुम पॉलिसीज बनाओ, हमें और लोग चाहिए, हमें और लोग लेकर आने, कंपनी और धंधे को और बड़ा बनाना है। जोहर ने क्या करा, गाँव गाँव में गया, एजुकेशन सेंटर खोल दिया, वहां से लोग लेकर आए। अब क्या होता है, ए ग्रेड कॉलेज से आदमी लाओगे। पहले तो क्या होता है, कॉलेज वाले का जो बच्चा होता है ना, उसके माइंड में पहले ही छपा देते हैं कॉलेज वाले कि भाई तो 28 लाख का, तो 32 लाख का, तो 36 लाख का, तो 40 लाख के पैकेज का डिजर्व करता है, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे के माँ बाप से 18 लाख रुपए लिए कॉलेज की फीस। अब 18, 20, 25 लाख कौन देगा? जब आप उसको बताओगे कि 5 साल बाद तेरे को मैं 40 लाख का फिक्स पैकेज लगाऊंगा, वो मार्केट में जाता है, पुणे, मुंबई, बेंगलोर, अलग अलग कंपनीज में घूमता है अपना सीवी लेके कि भाई 28 लाख कौन देगा, 32 लाख कौन देगा, 40 लाख कौन देगा। तो बच्चे को भी तो पैसे निकालने। तो जोहर ने क्या देखा, मैं 40 लाख वाला आदमी लाऊंगा, पहले 40 लाख मेरे गए, फिर उसको ट्रेनिंग और दूंगा, आता तो कुछ नहीं, कॉलेज में सिखाया तो है नहीं, इससे अच्छा लोकल गाँव का बच्चा पकड़ता हूँ, वो 20,000 में काम करेगा। और जब 20,000 वाला आदमी था, 40 लाख वाले को टक्कर दे रहा था। तो आपको देखना है कि अपनी मैन पावर की हायरिंग कॉस्ट को कम से कम कैसे रखना है। एज अ फाउंडर, अगर आपके सपने बड़े नहीं है ना, तो बड़ी लीडरशिप आपके कंपनी में नहीं आएगी। आपके पास एसओपीज होनी चाहिए मैन पावर रिटेंशन की, ग्रोथ की, रिप्लेसमेंट की, कि अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा तो रिप्लेस कैसे करना है जिससे कंपनी का नुकसान भी ना हो। ये बहुत जरूरी है। और हायरिंग के टाइम पे आपको देखना पड़ता है बंदे की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी, फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसी थी। अब वो सेल्स वाला था कंपनी में, 10 साल से सेल्स वाले था, आपकी कंपनी में सेल्स की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है, काम करने से ग्रो क्या करा? ग्रोथ वो होती है कि आदमी 5,000 की नौकरी पाया, फिर 10,000 की करी, फिर 15,000 की करी, फिर 30,000 की करी, फिर 40,000 की करी, फिर 50,000 की करी। ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब एक ऑफिस का प्लान तो उसकी ग्रोथ नहीं होती, तो इन्फ्लेशन से बढ़ता है। तनख्वाह थी 8,000, 10 साल बाद 10,000 हो गई, फिर 12,000 हो गई, फिर 15,000 हो गई। ये तो इन्फ्लेशन हुआ कि इन्फ्लेशन बढ़ा तो ऑफिस बॉय की तनख्वाह बढ़ गई, बट वहां पे ग्रोथ नहीं होती है। आपको देखना पड़ेगा इस एम्प्लॉय ने ग्रोथ कैसी करी है। और देखो, अगर आप गलत आदमी को लेकर आ गए, लीडर को लेकर आ गए, धंधा ग्रो नहीं होगा। चाणक्य ने ये बहुत अच्छे से चंद्रगुप्त मौर्य को समझाया था कि भाई देख, अगर तेरे को एम्पायर चलाना है ना, तेरे मंत्री अच्छे होने चाहिए तो तेरी प्रजा चलेगी अच्छे से। तेरा मंत्री अच्छे नहीं है, तेरी प्रजा अच्छे से नहीं चलेगी, तेरा एम्पायर डूब जाएगा। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बोला था कि भैया तू देख देख के मंत्रियों को ला, उनकी ट्रेनिंग ले, परीक्षा ले, उनसे हार्डवर्क करा, उनको धूप में देख कैसे कैसे काम करते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में, कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको एक लीडर चाहिए तो पहले उसको लोअर लेवल का काम दो, देखो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसा वो परफॉर्म कर रहा है, कैसा आउटपुट दे रहा है, फिर उसको एक बड़ा रोल दो, टीम पूरी संभाल लेगा। एक बड़े आदमी को आप लेकर आ गए, उसको बोला भाई टीम संभालना, उसको पता ही ना हो, वो हवा हवा में हो, टीम उड़ा देगा आपकी पूरी। तो पहले देखो वो लोकल लेवल पर कैसे हायरिंग प्लानिंग कर सकता है। जैसे दर्जी है, अब दर्जी क्या करता है, 2 बार पहले कपड़े को नापता है, कपड़ा लेगा, 2 बार उसको नापेगा, फिर काटेगा। ऐसा नहीं कि सीधा काट दिया, 2 बार नापेगा फिर काटेगा। तो प्लानिंग स्ट्रेटेजी जरूरी होती है कि आपने इंप्लीमेंट कर दिया, सोचा ही नहीं, पूरा बर्बाद हो जाओगे। प्लानिंग स्ट्रेटेजी इज एवरीथिंग इफ यू वांट टू मेक अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। 5वीं स्ट्रेटेजी, लेवरेज सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब देखो आज के टाइम में जो मोबाइल है उसमें हमारा टाइम जाकर है सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। युद्ध जो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर लगभग 3-4 घंटे स्पेंड करता है। अगर आपको बड़ा धंधा बनाना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि सोशल मीडिया से कस्टमर कैसे लेके आऊँ, और आपको ये भी सोचना है कि आपका कस्टमर सोशल मीडिया पे है या नहीं है। अब आज मैं लिफ्ट बेच रहा हूँ, बिल्डिंग का मटेरियल बेच रहा हूँ, तो मेरा कस्टमर सोशल मीडिया पे नहीं होगा। बट अगर मैं एक आईफोन बेच रहा हूँ, लैपटॉप बेच रहा हूँ, लिपस्टिक बेच रहा हूँ, कॉस्मेटिक बेच रहा हूँ, आयुर्वेद की मेडिसिन बेच रहा हूँ, मेरा कस्टमर सोशल मीडिया के ऊपर होगा। मामाअर्थ ने क्या करा, 2020 में सारे इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा, फ्लाइंग बेस्ट, फिट यूट्यूबर, उनको बोला तुम वीडियोस बनाओ, मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो और मैं तुम्हें एफिलिएट पे कमीशन दूंगा, प्लस 1 टाइम पे भी करूंगा। वहां से फिट ट्यूबर को बहुत अच्छा पैसा आया, फ्लाइंग बेस्ट को बहुत अच्छा पैसा आया, और देखते ही देखते मामाअर्थ 2021 के बाद $1 बिलियन का मार्केट वैल्यूएशन क्रॉस कर गए। देखो ज़ेप्टो ने भी ऐसे ट्विटर को यूज करा, एंगेजमेंट बिल्ड करी, क्विक कॉमर्स पे स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग करी, और बोट ने क्या करा, बोट ने भी ऐसे ही करा। बोट कंपनी ने सोशल मीडिया के जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे अच्छे, 1 बाय 1 उठाता गया, हायर करता गया, क्रिएटिव प्रोडक्ट्स लाया, अच्छे प्रोडक्ट्स लाया, मार्केट में वायरल हो गया। सोशल मीडिया इज एवरीथिंग। अगर आपको सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एड्स चलाना, मार्केट को ऑप्टिमाइज करना, कंटेंट बनाना, वायरल कंटेंट बनाना, ऑर्गेनिक कंटेंट बनाना आता है, आप पैसे बना जाओगे सोशल मीडिया के ऊपर। ब्रांड से लाखों करोड़ों की सेल कर सकते हो। इवन अगर आपने शार्क टैंक का भी वाला सीजन देखा हो, हर एक एपिसोड में एक ऐसा एंटरप्रेन्योर था जो सोशल मीडिया से 1-2 करोड़, 50-50 करोड़ की सेल कर रहा था। तो अगर आपको धंधा बड़ा करना है तो सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत अच्छा टूल है। 6वीं स्ट्रेटेजी, ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट। देखो अगर आपको वेबसाइट अच्छे से ऑप्टिमाइज करना आती है, एसईओ आता है, वर्डप्रेस आता है, और कोई बड़ा खेल नहीं है, एक मैकबुक लेके बैठे, लैपटॉप लेके बैठो विंडोज का, 1 महीने में आप वर्डप्रेस की पूरी वेबसाइट कैसे कोड होती है, कैसे बनती है समझ जाओगे, उसका एसईओ कैसे होता है समझ जाओगे। और अगर आपको वेबसाइट ऑप्टिमाइज करना आ गई, आप मार्केट में खेलोगे, यू विल रूल द मार्केट।
जीरोधा ने देखो अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करा, बहुत अच्छे से करा और एक बड़ा बिजनेस बना दिया। पॉलिसी बाजार की वेबसाइट देख लो, एआई के चैटबॉट लगा दिए, यूआई इंटरफेस बहुत अच्छा बना दिया। और देखो आज के टाइम में एसईओ डेड हो चुका है। सिर्फ अगर आपको ग्रो करना है वेबसाइट को लेकर तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, वेबसाइट इजी टू नेविगेट होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। और अगर आपके पास एक अच्छा एसईओ का लड़का है तो आपको बहुत जल्दी रैंकिंग दिलवा देगा वर्डप्रेस के ऊपर। और सोशल मीडिया पे अपना फोकस लगाओ। अगर आपको लगता है मैं टेक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वेबसाइट मेरे बस की नहीं है, भैया सोशल मीडिया करो। लोग 100 करोड़ की ब्रांड, 500 करोड़ की ब्रांड सोशल मीडिया से बना रहे, कोई बड़ा खेल नहीं है। सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना आनी चाहिए आपको, अच्छे से कंटेंट बनाना। फिर 7वीं स्ट्रेटेजी है इम्प्लीमेंट कंटेंट मार्केटिंग। अब देखो कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? कंटेंट मार्केटिंग ये होती है कि आपने हाई क्वालिटी कंटेंट बनाया यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। बेला विटा के फाउंडर ने क्या करा? क्या उसकी वेबसाइट कोई यूनिक थी? नहीं, उसके एड्स इंस्टाग्राम के बहुत यूनिक थे। बेला विटा ऐसे ही 500 करोड़ की ब्रांड थोड़ा ना बन गई, यूनिक एड्स बनाए, 2 साल में 500 करोड़ की ब्रांड बना दी। जीरोडा ने भी क्या कर रहा है इस समय? जीरोडा वेबसाइट पे फोकस नहीं कर रहा है, वो सोशल मीडिया यूट्यूब के ऊपर जितने फिन इन्फ्लुएंसर्स है उनको पैसे दे रहा है, फंडिंग दे रहा है कि मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो जीरोडा को। क्योंकि सारे लोग जो कहते हैं ना फाइनेंस के बारे में यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। शुगर क्या कर रहा है? इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर फोकस कर रहा है। शुगर एक कॉस्मेटिक ब्रांड है, इस समय इंस्टाग्राम रील्स पर उनको बहुत ज्यादा फोकस है, फॉलोअर्स बढ़ाना, एंगेजमेंट बढ़ाना। बोर्ड भी क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंसर्स को ला रहा है, उनसे कंटेंट मार्केटिंग करवा रहा है कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, अब तो मेरे हेडफोन, ईयरफोन्स, वॉच को यूज करते करते कंटेंट बनाओ, सोशल मीडिया पे फैलाओ। मामाअर्थ भी इस समय और क्या कर रहा है? यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को ला रहा है, कंटेंट बनवा रहा है। तो हर बड़ी ब्रांड इस समय सोशल मीडिया के ऊपर 50-50 लोग लगा के, पैसे लगा के टारगेट कर रही है मार्केट में और ज्यादा कस्टमर्स पाने के लिए। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? बहुत इजी काम है सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना, ऑर्गेनिक कंटेंट बनाना, एड्स चलाना, स्केल करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर 8वीं स्ट्रेटेजी है मैनेज एंड अंडरस्टैंड कैश फ्लो। देखो आपको बड़ा धंधा बनाना है तो कैश फ्लो समझ में आना चाहिए। ओला ने क्या गलती करी? फंडिंग को, कैश फ्लो को समझ ही नहीं पाया उसके फाउंडर, बार बार धंधा चेंज कर रहे हैं, कैश फ्लो के इशू आ रहे, धंधा चेंज कर रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं। जब तक आप कैश फ्लो को नहीं समझोगे ना, मार्जिन क्या है, प्रॉफिट क्या है, ग्रोथ क्या है, कैश फ्लो क्या है, धंधा बड़ा नहीं होता। बायजूस क्यों डूबा? कैश फ्लो मैनेज नहीं था, सैलरी पे नहीं कर पाया, डूब गया। आज मेरी कंपनी के अंदर मैंने कैश फ्लो के रिजर्व अलग बनाए कि अगर यार मेरे एम्प्लॉइज है, उनके 6 महीने 9 महीने की सैलरी के एडवांस रिजर्व मैंने कंपनी के अंदर बना के एफडी करके पटक दिया कि 9 महीने तक मेरे एम्प्लॉय को तनख्वाह मिलती रहेगी। अगर कंपनी को कुछ भी हो जाएगा एटलीस्ट मेरा एम्प्लॉय सिक्योर है। बायजूस हो गया, ओला हो गया, ऐसी काफी सारे कंपनीज थी जो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी को सिक्योर ही नहीं कर पाई। जब क्रंचेस आया था, फाउंडर तो निकल गए, एम्प्लॉयज बैठे रह गए। मैंने सबसे पहले, मेरे से पहले एम्प्लॉयज की सैलरीज को सिक्योर करा, रिजर्व्स बनाए, उनके अलग से एफडी कर दी, जिससे 9 महीने तक मेरा एम्प्लॉय परेशान ना हो। अब एक चीज समझो, अगर आप अपने एम्प्लॉयज के लिए लॉयल नहीं हो, आप कैश फ्लो नहीं बना पा रहे हो, कंपनी के लिए रिजर्व्स नहीं बना पा रहे हो, प्रॉफिट्स के रिजर्व नहीं है, आप खुद में लगे हुए हो कि कंपनी चला रहा हूँ, एक्सपेंस हुआ, वो तो ये हो गया कि आप गल्ला चला रहे हो। एक कहते हैं ना लालू राम वाला, कि भैया आज कमाई हो गई इस महीने तो सारे एक्सपेंसेस टाइम पे चले जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अगले महीने नहीं हुई तो भैया नहीं जा पाएंगे, उसके अगले महीने देंगे फिर पैसे। मेरा वेंडर को विदिन 7 डेज पेमेंट जाता है। कंपनी में स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, एम्प्लॉयज को टाइम पे सैलरी जाती है, 9 महीने का उनका रिजर्व बना हुआ है। ये सब मैंने सीखा चाणक्य जी से। अब एक दिन क्या हुआ, चाणक्य जी काम कर रहे थे दिया लेके अपना, उनका चीनी फ्रेंड आया। अब जब चीनी फ्रेंड आया तो चीनी फ्रेंड ने देखा यार चाणक्य जी ने क्या दिए को फूंक मार दी और दूसरा दिया लाए उसको जलाया। बोला यार हो सकता है रिवाज हो, अच्छी बात है। बैठे बात करी 4 घंटे, उसके बाद बोले चलो चलता हूँ अब मेरे काम पे। जब वो वापस गए तो देखा चाणक्य जी वापस उठे, दिए को फूंक मारी, दूसरा दिया लिया, उसको जलाया। बोला ये क्या कर रहा है बंदा, ये कौन सा रिवाज है, ये कौन सी ट्रिक है, पता करता हूँ, उससे पूछता हूँ। उनसे पूछा, बोला जब आप पहले आए थे ना तब मैं प्रजा का काम कर रहा था, तो मैं प्रजा के घी से जो दिया जलता है उसको जला के अपना काम कर रहा था। जब आप आए तब आप मेरे से निजी बातें करना है, पर्सनल बातें करना है, तो मैं प्रजा का तेल नहीं जला सकता। उस समय मैंने मेरा पर्सनल घी जलाया। तो अगर ये इंटीग्रिटी आपके लीडर्स में, टॉप लीडर्स में, तो आपकी कंपनी अच्छी चलेगी। आपकी लीडर्स में इंटीग्रिटी नहीं है, फ्रॉडनेस है, उसके अंदर ये कि भाई मैं मेरा पैसा बना लूँ, मेरा पैसा बन गया, काम खत्म, अब मैं आगे बढ़ूँ, मैंने मेरा काम कर दिया, मेरा पैसा हो गया, काम खत्म, अब मैं दूसरे को नहीं देखूंगा। वो आदमी ना तो खुद आगे बढ़ सकता है, ना कंपनी को आगे बढ़ने से सकता है। तो इसीलिए आपको ऐसे लोग लेकर आना है अपने टॉप लीडरशिप के ऊपर जिनमें इंटीग्रिटी हो, जो टीम को चला सके, गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके। और इंटीग्रिटी वाले लोग ही कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो वो क्या होगा, गलत रिपोर्टिंग दे देंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे, बाकी जो नीचे वाले एम्प्लॉयज है वो रह जाएंगे, जैसे बायजूस के अंदर हुआ। 9th स्ट्रेटेजी डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट। देखो यार, सिर्फ एक प्रोडक्ट और सर्विस से है ना आप मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते हो। क्या बोट सिर्फ हेडफोन बेचता है? आज वॉच भी दे रहा है, हर चीज दे रहा है।
क्या रिलायंस जैसे पहले ऑयल बेचता था, आज ऑयल ही बेच रहा नहीं, डाइवर्सिफाई करा। रिलायंस ने ऑयल से जियो में आ गया, जियो सिनेमा में आ गया, फिर मोबाइल फोन्स में आ गया, फिर जियो हॉटस्टार में आ गया, फिर आईपीएल के मैच को स्ट्रीमिंग करने लग गया, आप ऑनलाइन ई कॉमर्स में आ गए, रिटेल्स के अंदर बहुत तेज एक्सपेंशन करा है इसके अंदर इन्होंने। तो देखो हर बड़ी कंपनी एक टाइम बाद एक्सपेंशन करती है। फोन पे पहले एक वॉलेट था, आप बैंकिंग में आ गया, इंश्योरेंस में आ गया, स्टॉक्स में आ गया, हर चीज में आ चुका है। 10वीं स्ट्रेटेजी मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। आपको ये देखना पड़ेगा नया मार्केट आपको डेवलप कैसे करना है, कैसे आपको दूसरे स्टेट्स में, सिटीज में जाना है, कंट्रीज में जाना है और नया कस्टमर पकड़ के ले आना है। जैसे जोमेटो ने पहले एक मेन्यू पे फोकस करा, फिर उसके बाद डिलीवरी पे आया, फिर अब इंट्रासिटी में आ गया, फिर फूड सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर बना दिया, फिर रेस्टोरेंट का डाइन आउट मॉडल बना दिया। देखो जोमेटो ने क्या करा, एक ही ऐप से 10 तरह के रेवेन्यू स्ट्रीम निकाल दिए कि मैं रेस्टोरेंट के ऐड से भी कमाऊंगा, डिलीवरी से भी कमाऊंगा, रिव्यूज से भी कमाऊंगा, डेटा ड्रिवन से भी कमाऊंगा, मैं रेस्टोरेंट को सॉफ्टवेयर भी दूंगा, फूड सप्लाई चेन का भी सॉफ्टवेयर बना दिया, इंट्रासिटी सप्लाई करना भी चालू कर दिया। तो बहुत तरह के इन्होंने सॉफ्टवेयर निकाल दिए एक ही ऐप के ऊपर और 10 रेवेन्यू के स्ट्रीम बना दिए। तो इन्होंने क्या करा, मार्केट को डेवलप करते गए, नया नया मार्केट एक्सप्लोर करते गए कि मेरे कस्टमर को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। फिर ब्लिंकिट भी इन्होंने एक्वायर करा, 10 मिनट क्विक डिलीवरी में आ गए। तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग में मैं अपने मार्केट को बड़ा कैसे कर सकता हूँ, पेनिट्रेट और कैसे कर सकता हूँ। फिर 11वीं स्ट्रेटेजी है सेट स्केलेबल गोल्स। अगर आपका गोल स्केलेबल नहीं है, छोटा गोल है, तो आप बड़ा धंधा नहीं बना सकते हो, या ऐसी कोई चीज जो स्केल कर ही नहीं जा सकती है। स्केल करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। जैसे मैं 1 करोड़ की सेल कर रहा हूँ कोई पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की मदद से, अब मुझे 100 करोड़ जाना है तो रॉ मटेरियल इतना अवेलेबल ही नहीं है, तो वो स्केलेबल ही नहीं चीजें। तो कभी भी नॉन स्केलेबल चीजों पे मत जाना। अगर कोई ऐसी चीज है जो प्रॉब्लमेटिक है और स्केल करने पे और प्रॉब्लमेटिक होगी तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स ही बढ़ाओगे, स्केल करके सोल्यूशन नहीं बढ़ाओगे। और देखो अगर आपको नंबर्स बड़े करने, अपने सेल्स टीम को नंबर दो, लीडर्स को नंबर दो, वाइस प्रेसिडेंट को नंबर दो। ये सारे पोजीशंस आपको चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट सेल्स की पोजीशन चाहिए, लीडर्स चाहिए जिनके पास नंबर्स हो। और देखो अगर आपको कंपटीशन को हराना है ना, तो फंडिंग सब कुछ नहीं होता, मैन पावर सब कुछ होती है और दिमाग सब कुछ होता है। अगर आपकी मैन पावर ए क्लास है, आपका माइंडसेट ए क्लास है और दिमाग की पावर को आपने यूज करा, तो आप बड़े से बड़े कंपनी को हरा दोगे जिन्होंने फंड रेज भी करा। आप देखो इन्फोसिस ने फंड रेज करा है, विप्रो ने करा है, ठीक है, टीसीएस के पास फंड है, जो के पास कौन सा फंड है, फिर भी टक्कर दे रहा है ना इन कंपनीज को। क्यों दे पा रहा है? क्योंकि उनके पास माइंडसेट है, वो पावर है। अगर आपके दिमाग में पावर है, माइंडसेट, आपकी टीम तगड़ी है, आपका माइंडसेट तगड़ा है, अब बड़ी बड़ी फंडेड कंपनीज को हरा के आ जाओगे। उसके लिए देखो आपको माइंडसेट बनाने के लिए पॉडकास्ट देखने पड़ेंगे, बुक्स को रीड करना पड़ेगा, बड़े लोग कैसा सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, उनकी वीडियोस देखो। अब यार मैं एक चीज सोशल मीडिया पे देखता हूँ, आनंद अंबानी कौन सी घड़ी पहनता है, उस पर 10 मिलियन व्यू। मैं एक रिलायंस का जो वाइस प्रेसिडेंट था, जो अभी CFA लगा हुआ है, मैं उसका पॉडकास्ट देख रहा था, 80 व्यू थे उसके ऊपर 10 दिन में। बट कहते हैं ना, आनंद अंबानी कौन सी गाड़ी चला रहा है, कौन सी घड़ी पहनता है, 10 मिलियन व्यूज, 20 मिलियन व्यूज। लोगों को ही देखना गाड़ी कौन सी, घड़ी कौन सी, कपड़े कौन से, बट वो माइंडसेट क्या, उस पर 80 व्यू है। माइंडसेट पे लोग वर्क नहीं करते। माइंडसेट पे जिस दिन आपने काम कर लिया, आप धंधा बड़ा कर जाओगे। अब देखो अगर मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ तो लोगों के माइंडसेट क्या हो गया आज के टाइम में, रात को 8 बजे 7 बजे काम खत्म हुआ, जोमेटो से, यार कौन बनाया रात को खाना, जोमेटो से हफ्ते में 4-4 बार लोग ऑर्डर कर रहे हैं, फ्रूट्स नहीं खा के, नट्स नहीं खा के, वो लोग जोमेटो पे जो बासी, मतलब देखो मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा किसी ब्रांड को मैं डिफेम करूं, बट जो रेस्टोरेंट्स है ना आज के टाइम में मार्केट के अंदर फ्रोजन फ्रूट दे रहे हैं जो जोमेटो स्विगी के ऊपर अवेलेबल है, बंद करो तो भैया ये आपके पैसा जला रहे हो, आप पैसों को आग लगा रहे हो। कोई पैसों को आग लगा के देखना, अपने समझ में आ जाएगा वही आप कर रहे हो। फ्रूट्स खाओ, नट्स खाओ, 300 रुपए का फ्रूट लोगे दिन भर का, पूरे दिन एनर्जेटिक लोगे, हॉस्पिटल का खर्चा बचेगा। खाली माइंडसेट का गेम है कि आप कहाँ अपना पैसा लगा रहे हो, कैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अभी कुछ दिन पहले HDFC के मैनेजर मेरे पास आए थे, जो जोन गेन के मैनेजर होते हैं, वो मेरे को कार्ड दे रहे थे, उस पर 35% 40% तक का जोमेटो पे मुझे ऑफ मिल रहा था कि सर आप इस कार्ड को यूज करिए, आप हमारे प्राइम कस्टमर है, आपको 40-50% का ऑफ मिलेगा जोमेटो स्विगी के ऊपर। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं यूज ही नहीं करा भैया, आज तक मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मैं तुम्हारा एक कार्ड ऑफर लेके करूंगा क्या। तो आप सोचो लोग कितने पागल हैं, क्रेजी हैं फ्रोजन फ्रूट खाने के लिए जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। आप मतलब एक बड़ी बड़ी ब्रांड से उनके बर्गर पिज्जा को लाके रख देना, वो खराब नहीं होंगे, वो 7 दिन भी ऐसे ही पड़े रहेंगे। क्यों? केमिकल्स डले हुए उनके अंदर, तो उनको हटाओ, फ्रूट्स खाओ, नट्स खाओ। 12वीं स्ट्रेटेजी लेवरेज मार्केटिंग ऑटोमेशन। आप एक चीज समझो, बड़ा धंधा बनेगा जब आपका एक एक डिपार्टमेंट ऑटोमेट होता जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ऑटोमेट नहीं करोगे ना अपने सेल्स टीम को, VP नहीं लगाओगे उस पर, सॉफ्टवेयर नहीं लगाओगे, सिस्टम नहीं लगाओगे, चेक नहीं लगाओगे, अब बार सेल्स टीम उलझते रहोगे, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पेनिट्रेट करना वो नहीं कर पाओगे। तो आपको ऑटोमेशन समझ में आना चाहिए। ऑटोमेशन ये नहीं होता
कि मैंने सब काम ऑटोमेट करके घर जाके बैठ गया, मैं सो गया। वो ऑटोमेशन नहीं होता। ऑटोमेशन नहीं होता है, डिपार्टमेंट्स अपने आप चल रहे हैं। अब आपको टाइम मिल रहा है और नए डिपार्टमेंट्स पे जाने का, और नए प्रोडक्ट पे जाने का। जैसे अगर आपको ऑटोमेशन करना है, एक बहुत अच्छा इंडियन स्टार्टअप है जो कस्टमर ऑटोमेशन में मदद करता है, वो है क्लेवर टैप। बहुत अच्छा स्टार्टअप है, इसके 2000 से ज़्यादा इस समय क्लाइंट्स है। ये मार्केटिंग के फनल बनाने में, प्रोडक्ट ऑटोमेशन में, कस्टमर ऑटोमेशन में मदद करता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे सेल्स टीम के ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर आते हैं, कंसल्टेंट आते हैं, कोचेस आते हैं, आपको गाइड करेंगे। आपको अल्टीमेटली बिजनेस के कोच चाहिए, स्ट्रेटेजी वाले चाहिए जो आपको स्ट्रेटेजीज बना के दे, फ्रेमवर्क्स बना के दे धंधे की ग्रोथ का। उससे आप ऑटोमेशन और बेटर कर पाओगे। 13वीं स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट अपग्रेडेशन। आप देखो, अगर आप प्रोडक्ट को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, सर्विस को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, तो आप नया मार्केट कैप्चर नहीं कर पाओगे। बोट ने क्या करा, अपने हेडफोन्स को बेटर करा, स्मार्ट वॉचेस को बेटर करा, नए नए स्मार्ट वॉचेस लेकर आया जिससे वो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर पाए। कोडक क्यों बर्बाद हुआ, नोकिया क्यों बर्बाद हुआ? आज आपके हाथ में नोकिया का फोन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, कंटिन्यूसली इनोवेशन कर रहे थे, मार्केट में आगे निकल गए। जो ब्रांड पीछे इनोवेशन कर रही है अभी आगे नहीं है। देखो, जो टॉप पे होता है ना, वो टॉप पे रहने के लिए उसको रिनोवेट करना पड़ता है, क्योंकि उसको 10 और लोग देख रहे हैं टॉप पे जाने के लिए। क्लास में 50-60 बच्चे होते हैं, तो टॉपर को तो मेहनत करनी है। जो पीछे के 50 बच्चे ना, वो भी मेहनत कर रहे हैं टॉप पे जाने के लिए, तो टॉपर को हमेशा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपने प्रोडक्ट को, सर्विस को टाइम टू टाइम अपग्रेड नहीं कर रहे हो, जो आज बेच रहे थे कल भी वही बेचोगे, तो तीसरे दिन मार्केट से आउट हो जाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। परसों मार्केट से आउट नहीं होना, तो कल ही अपने प्रोडक्ट को बदलो, सर्विस को बदलो, अपग्रेड करो, चीज़ों को चेंज करो। मार्केट में देखो अब चल क्या रहा है। देखो पहले क्या था, पहले ये मार्केट के अंदर ट्रेंड था कि हमें सैमसंग का फोन लेना है। ओप्पो वीवो पे लोगों का इतना ट्रस्ट नहीं था। अब मार्केट पेनिट्रेट हो चुका है, अब लोग ओप्पो वीवो की तरफ भी जा रहे हैं, वन प्लस की तरफ भी जा रहे हैं। मार्केट में कंपटीशन आ चुका है, कैमरा सबके पास आ चुके हैं। अब मार्केट का जो रूल वही करेगा जो कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो आप जब तक कस्टमर के लिए प्रोडक्ट और सर्विस को इनोवेट नहीं करोगे, आप मार्केट को रूल नहीं कर पाओगे। सैमसंग S25 के साथ भी यही हुआ, अल्ट्रा के साथ, कि नया उसमें कुछ था ही नहीं। लोगों ने बोला S24 अल्ट्रा खरीद लेते हैं, S25 की सेल्स पिट गई। इसीलिए आपको मार्केट को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, नई नई चीज़ें लॉन्च करनी पड़ेगी, नहीं तो मार्केट आपको याद नहीं रखेगा। कोई आपका जीजा फूफा मार्केट के अंदर रिश्तेदार नहीं है जो आपसे खरीदता रहेगा। ये चीज़ समझो। इफ़ यू आर द बेस्ट, पीपल विल बाय फ्रॉम यू। इफ़ यू आर नॉट द बेस्ट, पीपल विल नॉट बाय फ्रॉम यू। तो बेस्ट बनो, बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस लेकर आओ। चौथी स्ट्रेटेजी, आइडेंटिफाई न्यू कस्टमर। अगर आप नया कस्टमर लेकर धंधे में नहीं आ सकते हो हर बार, तो आप मार्केट को नहीं लीड कर सकते हो, नया धंधा नहीं बना पाओगे, बड़ा धंधा नहीं बनेगा। मीशो ने क्या करा, रीसेलर्स को टारगेट करा। ई कॉमर्स चल रहा था, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, रीसेलर प्लेटफॉर्म बनाया। फार्म इजी ने क्या करा, टायर 1 में तो सब चल रहे थे, वो टायर 2 और टायर 3 सिटी को पेनिट्रेट करा। क्लास प्लस ने क्या करा, टीचर्स को लेकर आया जिनको अनअकैडमी, बायजूस नहीं पूछ रहा था। जो बड़े प्लेयर्स अपने अच्छे टीचर्स को पूछ नहीं रहते, उनको क्लास प्लस लेके चला गया। तो आपको देखना पड़ेगा नया कस्टमर लाना कहाँ से। एग्जिस्टिंग कस्टमर तो ठीक है, और कस्टमर्स कहाँ से आएगा, कौन सा मार्केट छूटा हुआ है, कौन सी बड़ी ब्रांड एक गलती कर रही है बड़ा मार्केट शेयर छोड़ के। अगर आपने ये नहीं देखा ना कि यार मैं ना साल चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई मार्केट में नया कस्टमर लाने का स्कोप नहीं था, धंधा बड़ा नहीं कर सकता, वो देखना पड़ेगा। बड़ी ब्रांड ये गलती कर रही है, मार्केट छोड़ रही है, मैं जाके फटाफट इसको कैप्चर करता हूँ। उसके लिए आप फंड भी रेस कर सकते हो, बिजनेस मॉडल भी बना सकते हो और स्केल भी कर सकते हो, बट आपकी सोच होनी चाहिए पकड़ने वाली। लास्ट स्ट्रेटेजी वो है नेटवर्किंग करना। आप देखो, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। अगर आपका नेटवर्क नहीं है बड़ा, तो आप धंधा बड़ा नहीं बना सकते हो। क्यों? जिसका धंधा बड़ा होता है उसके नेटवर्क बड़े होते हैं। अच्छा, अडानी अंबानी के बहुत बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं पॉलिटिशियंस के साथ, सीएम्स के साथ। वैसे ही आपको अपना इंडस्ट्री का लीडर बनना है तो लोकल नेटवर्किंग करना पहले बहुत जरूरी है। अब अगर आपको नेटवर्किंग करनी है तो आप टाई में जाओ, बहुत अच्छा नेटवर्क है ये एंटरप्रेन्योर्स का, TI। या फिर आपको लगता है मेरा 5-10 लाख महीने की सेल है, 2-3 लाख की सेल है, तो आप BNI में जाओ। मैं पहले BNI में था। अगर आपको लगता है आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा है, इनकम बहुत ज़्यादा है, तो CC इंडिया में जाओ, वो भी नेटवर्किंग का बहुत अच्छा ग्रुप है। वहाँ पे आपको सारे एक से एक इंडस्ट्री के लीडर्स मिलेंगे। और आपको अच्छी नेटवर्किंग करनी है, Y कॉम्बिनेटर पे अप्लाई करो, ये बहुत अच्छा नेटवर्क है। वीवर्क पे कोवर्किंग स्पेस है, उस समय नेटवर्किंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, वो अपनी टीम छोड़ दो या खुद जाओ, वहाँ नेटवर्किंग करो, एंटरप्रेन्योर से मिलो, कोवर्किंग सबसे बेस्ट रहती है। और आपको नेटवर्किंग करनी है लिंक्डइन इज अल्टीमेट। देखो लिंक्डइन पे आपको हर कंपनी का CEO, CMO, COO, CFO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सब कुछ मिलेंगे, उनसे जाके नेटवर्किंग करो। आप एक कॉर्पोरेट लॉयर हो, बड़ी बड़ी लॉ फर्म के पार्टनर से नेटवर्किंग करो। आप एक CA हो, बड़ी बड़ी लॉ फर्म, कॉर्पोरेट फर्म के या कंसल्टेंसी फर्म के CA से जाके नेटवर्किंग करो। लिंक्डइन के ऊपर इस समय बड़े से बड़े प्रोफेशनल्स हैं, बस आपको नेटवर्क बनाना आना चाहिए। नेटवर्किंग करोगे तो आप बड़े बनोगे। राज शर्मानी को देखो, बहुत अच्छे से नेटवर्किंग करता है, बड़े बड़े गेस्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे लाता है। और जिन जिनको वो अपने प्लेटफॉर्म पे लाया था, मतलब यूट्यूब पे पॉडकास्ट के लिए,
वहां पे वही सारे लेटर ऑन हाउस ऑफ एक्स के इन्वेस्टर्स बने। जो जो उसके पॉडकास्ट के गेस्ट थे ना, सब ने हाउस ऑफ एक्स में इन्वेस्ट करा। तो उससे पहले नेटवर्किंग करी, रिलेशन डेवलप करा, फिर हाउस ऑफ एक्स में इन्वेस्टमेंट करा दिया। तो अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है, आपके लिंक स्ट्रांग है बड़े बड़े लोगों से, आप नेटवर्किंग करना जानते हो, तो आप बड़ा धंधा बना जाओगे, स्केल कर जाओगे। अडानी, अंबानी, बिरलास, जितने भी बड़े लोग हैं इनको पता था कि भाई हमें बड़ा धंधा बनाना है तो सरकार के साथ एक रिलेशन हमारा अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग नेटवर्किंग होनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से फोकस करा और आज देख लो कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनको मिलते हैं, नेटवर्किंग के दम पे ही मिलते हैं। अगर आपको बड़ा धंधा बनना है, दुबई में एक्सपेंशन करना है, अमेरिका में करना है, सिंगापुर में करना है, देश भर में फैलना है, नेटवर्क को बड़े करो, काम के लोगों को नेटवर्क में जोड़ो। हर काम का आदमी आपके नेटवर्क में होना चाहिए। अगर काम के लोग आपके नेटवर्क में हैं तो आपका काम ईजी हो जाएगा। इसलिए काम के लोग ढूंढना चालू कर दो, उनको अपने नेटवर्क्स पे बनाओ, उनको गिफ्ट दो, नेटवर्किंग करो, उनसे मिलने जाओ, बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ये थी 15 स्ट्रेटेजी जो आपको धंधे में ग्रोथ करने में मदद करेगी। अगर आपके कोई डाउट्स रह गए, क्वेश्चन रह गए, कुछ भी चीज रह गई, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट करो, मैं हर कमेंट का आपको आंसर करूंगा। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।